आज हम भारत के रूरल हेल्थ केयर सिस्टम की उस अदृश्य नींव की बात करने वाले हैं। वो महिलाएं जो इस पूरे सिस्टम को अपने कंधों पर चलाती हैं, लेकिन जिन्हें अक्सर देखा ही नहीं जाता, जिनकी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिलती। तो चलिए इस बेहद जरूरी मुद्दे को परत दर परत समझते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये विश्लेषण एक ऐसे आंकड़े से शुरू होता है जो आपको चौंका देगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3,000 रुपए। ये उन हेल्थ वर्कर्स की महीने की तनख्वाह है जिन्हें हम अपने रूरल हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तनख्वाह सालों से बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे हेल्थ केयर के ये मजबूत स्तंभ, जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आखिर है कौन और क्यों उनकी हालत इतनी इतनी चिंताजनक है। हम बात कर रहे हैं अंशकालीन स्त्री परिचर यानी ASPs की। ये महाराष्ट्र की वो महिला हेल्थ वर्कर्स हैं जो दशकों से, मतलब आशा वर्कर्स के आने से भी पहले से, हमारे ग्रामीण हेल्थ सिस्टम में सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल काम कर रही हैं, लेकिन उनके काम को पहचान सबसे कम मिली है। और यहीं पर असली विरोधाभास सामने आता है। जरा देखिए, एक तरफ हैं उनकी जिम्मेदारियां, मैटरनल केयर, बच्चों का स्वास्थ्य, टीकाकरण, बीमारियों पर नजर रखना, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का मेंटेनेंस भी। और दूसरी तरफ उन्हें मिलता क्या है? 2016 से वही की वही तनख्वाह, ना जॉब की कोई सिक्योरिटी, ना पेंशन, ना ही काम करने के लिए कोई सेफ्टी गियर। जाहिर है, जब हालात ऐसे हों तो ये महिलाएं अपने हक के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ेंगी ही। ये टाइमलाइन उनके संघर्ष की पूरी कहानी बताती है। देखिए, 2016 में उनकी तनख्वाह तय हुई 3,000 रुपये महीना। सालों तक विरोध प्रदर्शन हुए, तब जाकर 2023 में लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 तक तनख्वाह बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का सिर्फ वादा किया है, जो आज भी बहुत कम है। देखिए, कोर्ट का फैसला एक तरह से एक नैतिक जीत तो थी, लेकिन वो आखिरी फैसला नहीं था। कोर्ट ने ये तो मान लिया कि हाँ, उन्हें मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, पर इसे लागू करने का आखिरी फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया। और बस यही वजह है कि उनका संघर्ष आज भी चल रहा है। और ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। ये शोषण का एक ऐसा पैटर्न है जिसकी गूंज हमें पूरे देश में सुनाई देती है। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है आशा, यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स की। इन्हें 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बनाया गया था। ये पूरे देश में आम लोगों और हेल्थ सिस्टम के बीच की पहली और सबसे ज़रूरी कड़ी हैं। अब चाहे महाराष्ट्र की ASPs हों या पूरे देश की आशा वर्कर्स, प्रॉब्लम की जड़ एक ही है। उन्हें ऑफिशियली कर्मचारी या एम्प्लॉय माना ही नहीं जाता। उन्हें स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर कहा जाता है। ASPs को एक फिक्स्ड कम सैलरी मिलती है, तो वहीं आशा वर्कर्स को काम के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है, जो अक्सर देर से आता है। पर दोनों की मांगें देखिए, बिल्कुल एक जैसी हैं: मिनिमम वेज, जॉब सिक्योरिटी और कर्मचारी का दर्जा। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर इस पूरे सिस्टम में इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? क्यों उनके काम को इतना कम आंका जाता है? एडिटोरियल का ये कोटेशन इस मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। इसे ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये जनसेवा का एक मौका है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ और सिर्फ शोषण है। तो सवाल है कि उनके काम को इतना डीवैल्यू क्यों किया जाता है? क्योंकि पहली बात, इसे महिलाओं का काम समझा जाता है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में एक जेंडर के आधार पर ऊंच नीच है। इसके साथ जुड़ी हैं काम को लेकर जाति आधारित धारणाएं। और ये काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं गरीब और ग्रामीण इलाकों से आती हैं। इन सभी सामाजिक आर्थिक वजहों के ऊपर वॉलंटियर का ऑफिशियल टैग लगा दिया जाता है, जो उन्हें एक कर्मचारी के अधिकारों से पूरी तरह से वंचित कर देता है। और इस डिवैल्यूएशन के नतीजे बहुत ही खतरनाक हैं। ये महिलाएं हॉस्पिटल की सफाई करते हुए सांप के काटने का खतरा उठाती हैं, टीकाकरण के लिए जाते हुए सड़क हादसों का सामना करती हैं, और इस सब के बदले में न कोई इंश्योरेंस, न कोई मुआवजा। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान इस सीधी सी बात को समझने में है कि इन वर्कर्स के अधिकार और हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की मजबूती, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। ये एक बुनियादी उसूल है। कोई भी राज्य अपने हेल्थ सिस्टम को महिलाओं की कम पेड मेहनत की नींव पर खड़ा नहीं रख सकता। ये मॉडल लंबे समय तक चल ही नहीं सकता। ये टिकाऊ नहीं है।
और ये एडिटोरियल का आखिरी और सबसे मजबूत तर्क है, एक ऐसा हेल्थ सिस्टम जो उन लोगों की ही कद्र नहीं करता जो उसे चला रहे हैं, जो दूर दराज के लोगों को फॉर्मल केयर से जोड़ रहे हैं, वो सिस्टम आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। ये एक तरह से आत्मघाती है। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, समाधान बिल्कुल साफ है और उन पर काम किया जा सकता है। इन ढांचागत खामियों को दूर करने के लिए इन महिलाओं को जीने लायक तनख्वाह, काम करने के लिए सुरक्षित माहौल और एक स्थायी नौकरी का दर्जा देना ही होगा। ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई भी हेल्थ सिस्टम तब तक मजबूत हो सकता है जब उसकी नींव को ही कोई अहमियत ना दी जाए? और ये सवाल सिर्फ पॉलिसी का नहीं है, ये हमारे समाज की वैल्यूज, हमारे मूल्यों का भी सवाल है। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बेहद शांत और सौम्य समुद्री जीव ड्यूगोंग के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक जानवर को बचाने की नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे सही दिशा में उठाए गए कदम हमारे समंदरों के लिए एक नई उम्मीद जगा सकते हैं। हमारा दूसरा संपादकीय विषय भारत के ड्यूगोंग को बचाने के प्रयास हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां एक वक्त पर सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, लेकिन कुछ फोकस्ड कोशिशों ने पूरी कहानी ही बदल दी। आइए इस बहुत ही दिलचस्प कंजर्वेशन मॉडल को गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ड्यूगोंग इस संकट में फंसे ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक रिजर्व उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। इसके बाद समझेंगे कि इस कामयाबी में कौन कौन भागीदार बना, आगे अभी भी क्या खतरे बाकी हैं, और आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत की समुद्री गाय यानी ड्यूगोंग से। ये एक बेहद शांत और शर्मीला जीव है, लेकिन इसकी दुनिया में एक ऐसा तूफान आया हुआ है जो इसके वजूद को ही मिटाने पर तुला है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। एक समय था जब भारत के तटीय इलाकों में ड्यूगोंग्स का दिखना एक आम बात थी। तो फिर आखिर हुआ क्या कि इनकी आबादी इतनी घट गई कि बस कुछ 100 में सिमट कर रह गई? असल में इन पर एक साथ कई तरफ से हमला हुआ। एक तरफ इनका अवैध शिकार हो रहा था, तो दूसरी तरफ ये बेचारे मछली पकड़ने वाले जालों में गलती से फंस जाते थे, जिसे बाई कैच कहते हैं। और तो और इनका घर और इनका खाना यानी समुद्री घास के मैदान, वो भी इंसानी गतिविधियों और प्रदूषण की वजह से तबाह हो रहे थे। ऊपर से इनकी आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए ये इन चौतरफा हमलों से खुद को उबार ही नहीं पाए। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पाक खाड़ी में उम्मीद की एक नई लहर उठी। तो चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। साल 2022 में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया। पाक खाड़ी में भारत का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि 12,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा समुद्री घास के मैदानों को इसके तहत सुरक्षित किया गया। ये कुछ ऐसा कहा जैसे इन समुद्री गायों के लिए एक बहुत बड़ा और सुरक्षित घर बना दिया गया हो। इस रिजर्व की कामयाबी के पीछे 3 बड़ी ताकतें थीं। पहला, तमिलनाडु सरकार का मजबूत इरादा, दूसरा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साइंटिफिक एक्सपर्टीज, और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो थी स्थानीय मछुआरों की सीधी भागीदारी। जब सरकार, विज्ञान और समुदाय ये तीनों एक साथ आए तो नतीजा वाकई शानदार निकला। और देखिए, नतीजे दिखने भी लगे हैं। हाल के सर्वे बताते हैं कि इस इलाके में अब 200 से ज्यादा ड्यूगोंग हैं। उस दौर से जब इनके पूरी तरह खत्म हो जाने का डर था, ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी, भले ही नाजुक, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो नतीजे मिलते हैं। तो आखिर इस सफलता का सीक्रेट क्या था? चलिए अब उन 2 ताकतों को थोड़ा और करीब से समझते हैं जिन्होंने इस नामुमकिन से लगते काम को मुमकिन बनाया। एक, वहां का समुदाय, और दूसरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इस पूरी पहल की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी सोच यही थी। यहाँ मछुआरों को समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का सबसे अहम हीरो माना गया। उन्हें ड्यूगोंग को बचाने वाले समुद्री रक्षक की तरह देखा गया, जो गलती से जाल में फंसे जीवों को सुरक्षित वापस समंदर में छोड़ते हैं। इसी एक सोच ने जमीनी स्तर पर सब कुछ बदल दिया। यहाँ एक और कमाल का संगम देखने को मिला, ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। एक तरफ मछुआरों का सदियों पुराना ज्ञान था, जो समंदर की हर लहर, हर हलचल को समझते हैं, और दूसरी तरफ थे ड्रोन्स, सैटेलाइट मैपिंग और साउंड मॉनिटरिंग जैसी एडवांस टेक्निक्स।
जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिली तो कंजर्वेशन की रणनीति पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गई। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद ये मान लेना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। सच तो ये है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब उन बड़ी चुनौतियों पर भी एक नज़र डालते हैं जो आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है संरक्षण के लिए की जा रही कोशिशें, जैसे शिकार रोकना, समुद्री घास को फिर से उगाना, लेकिन दूसरी तरफ हैं बड़े और ताकतवर खतरे। बड़ी बड़ी मशीनी नावें, नए बंदरगाहों का निर्माण, जमीन से समंदर में बहकर आता प्रदूषण। ये एक लगातार चलने वाली खींचतान है। और ये चुनौतियां सिर्फ पाक खाड़ी तक ही सीमित नहीं हैं। ड्यूगोंग को देशों की सरहदों से कोई मतलब नहीं, इसलिए श्रीलंका के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। फिर भारत के ही दूसरे इलाकों जैसे गुजरात और अंडमान में जो छोटी आबादी बची है, उन पर भी ध्यान देना होगा। और इन सब के लिए चाहिए पैसा और एक लंबा कमिटमेंट, जो शायद अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ड्यूगोंग की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? पाक खाड़ी के इस अनुभव से दुनिया भर में मरीन कंजर्वेशन के लिए क्या बड़े सबक मिलते हैं? देखिए, इस कहानी से 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, लोकल कम्युनिटी को साथ लिए बिना कंजर्वेशन हो ही नहीं सकता। दूसरी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है तो लोकल कोशिशों को भी बल मिलता है। तीसरी, पुराना ज्ञान और नई तकनीक का मेल वाकई में बहुत पावरफुल है। और सबसे अहम सबक, कंजर्वेशन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है जिसके लिए दशकों के धैर्य और निवेश की जरूरत पड़ती है। तो हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या पाक खाड़ी का ये मॉडल हमारे बाकी समंदरों को बचाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक अनोखी सफलता की कहानी थी जो शायद कहीं और दोहराई नहीं जा सकती? इसका जवाब ही हमारे समुद्री संरक्षण का भविष्य तय करेगा। हमारा अगला संपादकीय विषय है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की 1 सदी लंबी यात्रा। एक ऐसी संस्था जो भारत में योग्यता की संरक्षक मानी जाती है। तो चलिए इस बेहद अहम संस्था के 100 साल के इतिहास को और भारत के शासन को आकार देने में इसकी भूमिका को जरा गहराई से समझते हैं। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी की ऐतिहासिक शुरुआत कैसे हुई, वो कौन से सिद्धांत हैं जो इसकी नींव हैं, और भविष्य की चुनौतियों के लिए ये खुद को कैसे तैयार कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सिविल सेवाओं के लिए एक आज़ाद कमीशन बनाने का विचार आया कहाँ से। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सोच भारत की आज़ादी से भी बहुत पहले की है। 1924 में ही ली कमीशन ने ये पहचान लिया था कि अगर एक अच्छी सिविल सर्विस चाहिए तो उसे हर तरह के राजनीतिक और पर्सनल असर से बचाना ही होगा। और ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि ये सफ़र कैसे तय हुआ। 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे विकसित होते हुए 1950 में ये वो संवैधानिक संस्था बनी जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन सवाल ये है कि इस संस्था की नींव किन सिद्धांतों पर रखी गई है? विश्वास, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, तटस्थता और पारदर्शिता ये सिर्फ शब्द नहीं है, यही वो स्तंभ हैं जिन पर लाखों उम्मीदवार भरोसा करते हैं और इसी भरोसे के साथ मेहनत करते हैं कि यहाँ कामयाबी सिर्फ और सिर्फ काबिलियत से मिलती है। और इस भरोसे की जड़ें बहुत गहरी हैं। भगवद गीता का ये श्लोक यूपीएससी के काम करने के तरीके का आधार है। मतलब नतीजे की चिंता किए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते रहना। तो सिद्धांत तो हो गए, पर असल में ये जमीन पर कैसे उतरते हैं? चलिए अब देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल इम्तिहानों में से एक को। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हर साल औसतन 10 से 12 लाख लोग इस एक परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं। सोचिए, देश की सेवा करने का जज्बा कितने लोगों में है। और इतने सारे लोगों का इम्तिहान एक साथ कराना, इसके लिए देश भर में 2500 से ज़्यादा सेंटर बनाए जाते हैं। ये जो पूरा लॉजिस्टिक्स का खेल है वो अपने आप में कमाल का है। बात सिर्फ संख्या की नहीं, विविधता की भी है। मेंस एग्जाम के लिए उम्मीदवारों के पास 48 अलग अलग वैकल्पिक विषय होते हैं। अब सोचिए, इन सब को एक ही तराजू पे तौलकर एक मेरिट लिस्ट बनाना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम कभी नहीं जानते, हमारे अनसंग हीरोज।
ये वो पेपर सेटर्स और परीक्षक हैं जो बिना किसी शोर शराबे के पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि हर उम्मीदवार का मूल्यांकन पूरी ईमानदारी से हो। तो ये तो हुई परीक्षा की बात, पर इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये जो बदलाव है ना, ये अपने आप में इंडियन ड्रीम की कहानी कहता है। एक जमाना था जब सिविल सेवाओं में सिर्फ बड़े शहरों के कुछ चुनिंदा परिवारों के लोग ही आते थे, और आज देखिए भारत के लगभग हर जिले से, दूर दराज के गांवों से भी लोग इस सपने को पूरा करने की हिम्मत कर रहे हैं। और अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यूपीएससी आने वाले समय के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। देखिए, आयोग भी समय के साथ बदल रहा है। एक नया ऑनलाइन पोर्टल है जिससे फॉर्म भरना आसान हो गया है। नकल या किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रतिभा सेतु जैसी एक बहुत ही अच्छी पहल है जो इंटरव्यू तक पहुंचने वालों को नए अवसर देती है। और तो और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी सिस्टम में लाने की बात हो रही है ताकि सब कुछ और भी बेहतर और तेज हो सके। और हाँ, ये सब करते हुए इसके मूल सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होगा। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे यूपीएससी अपनी अगली सदी में कदम रख रहा है, सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी और दुनिया में हो रहे इन तेज बदलावों के बीच वो अपनी इस विरासत को, मेरिट की इस विरासत को आखिर कैसे संभालेगा। तो हमारा चौथा और आखिरी एडिटोरियल टॉपिक एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से जुड़ा है कि भारत की तरक्की का रास्ता आखिर कहां से होकर गुजरता है, दिल्ली से या फिर देश के 700 से भी ज़्यादा जिलों से। ये पूरा विश्लेषण इसी तर्क पर आधारित है कि क्यों असली बदलाव के लिए पावर को जिला स्तर पर लाना ज़रूरी है और ये कैसे हमारे राष्ट्रीय विकास को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। चलिए इस बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। भारत की 65% आबादी 65% 35 साल से कम उम्र की है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी युवा शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो देश को कहीं से कहीं ले जा सकती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इस जबरदस्त क्षमता का सही इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं? और यहीं पर देखिए कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो हमारी 65% आबादी युवा है, लेकिन दूसरी तरफ लगभग 85% भारतीय अपने जन्म के जिले में ही रहते हैं। यानी मतलब बिल्कुल साफ है, भारत की असली किस्मत का फैसला बड़े बड़े महानगरों में नहीं बल्कि इन्हीं जिलों में लिखा जाता है। और यहीं पर हमें अपना ध्यान लगाना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। हम सबसे पहले युवा अवसर के विरोधाभास को समझेंगे, फिर केंद्रीयकरण की समस्या क्या है उसे जानेंगे, इसके बाद जिले को फिर से हासिल करने का समाधान क्या है उस पर चर्चा करेंगे, फिर एक नए लोकतांत्रिक ढांचे की रूपरेखा देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक साझा जिम्मेदारी की। तो सबसे पहले चलिए उस विरोधाभास को समझते हैं जो आज भारत की कहानी का एक तरह से केंद्र बना हुआ है। देखिए, एक तरफ हमारे पास करोड़ों युवाओं की उम्मीदें हैं, उनके सपने हैं, और दूसरी तरफ जो मौके हैं वो कुछ गिने चुने शहरों तक ही सिमट कर रह गए हैं। ये एक ऐसा तनाव है जो हमारे विकास की पूरी नींव को ही कमजोर कर रहा है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये हमारे देश के असंतुलन की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो सच में चौंकाने वाली है। देश का सिर्फ 3% जमीनी हिस्सा, यानी कुछ बड़े शहर, देश की 60% से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। आप सोच सकते हैं, ये एक ऐसी गहरी आर्थिक खाई है जिसमें देश के बाकी हिस्सों की जो अपार प्रतिभा है वो कहीं खोसी जा रही है। और जानते हैं, इस आर्थिक खाई का असर वो अब हमें जमीन पर साफ साफ दिखने लगा है। कंपनियों का मुनाफा तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पर आम लोगों की सैलरी, उनकी तनख्वाह वहीं की वहीं अटकी हुई है। और इसका नतीजा, घरेलू बाजार जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो सुस्त पड़ गया है। ये इस बात का साफ संकेत है कि असली विकास मुट्ठी पर लोगों के हाथ में नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की भागीदारी से आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असंतुलन पैदा ही क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? दरअसल इसकी जड़ें हमारे शासन के सेंट्रलाइज्ड मॉडल यानी केंद्रीकृत मॉडल में हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब ये दबाव में है, ये चरमराने लगा है। तो ये जो मॉडल है ना, ये एक टॉप डाउन तरीके से काम करता है। मतलब ऊपर से फैसले लिए जाते हैं और नीचे तक पहुंचाए जाते हैं। इसका सारा जोर योजनाओं को बस कुशलता से, एफिशिएंसी से लोगों तक पहुंचाने पर रहता है।
और इस पूरी व्यवस्था में नागरिक एक एक्टिव प्लेयर नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ लेने वाला एक पैसिव दर्शक, एक निष्क्रिय दर्शक बनकर रह जाता है। और अब हो ये रहा है कि इस मॉडल की जो कमजोरियां हैं वो खुलकर सामने आने लगी हैं। जब अच्छे रोजगार पैदा नहीं होते तो पूरी की पूरी राजनीति सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के इर्द गिर्द सिमट जाती है। इससे होता यह है कि नागरिकों और नेताओं दोनों में एक तरह की राजनीतिक थकान पैदा हो रही है और हमारी युवा पीढ़ी को अपने सपनों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई नजर आ रही है। तो फिर सवाल आता है कि इसका हल क्या है, समाधान क्या है? लेखक का जो मुख्य प्रस्ताव है वो है जिले की पूरी अवधारणा को ही फिर से परिभाषित करना। उसे सिर्फ एक सरकारी दफ्तर की तरह नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक जीवन की मुख्य इकाई, एक सेंट्रल यूनिट के रूप में देखना। तो इस समाधान को एक नाम दिया गया है डेमोक्रेटिक कॉमन्स, यानी लोकतांत्रिक साझा मंच। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जिले की जहां नागरिक सिर्फ सरकारी योजनाओं का इंतजार नहीं करते, बल्कि विकास की पूरी प्रक्रिया को खुद दिशा देते हैं। ये जो मौजूदा टॉप डाउन मॉडल है उसका एक बहुत ही शक्तिशाली और जमीनी विकल्प है। तो आप देखिए, ये बदलाव सोच में एक बहुत बड़ा फर्क लाता है। हम जिले को सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई की तरह देखने के बजाय एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहां नागरिक भागीदार हों, पार्टिसिपेंट हों। यहां पर कामयाबी का पैमाना ये नहीं होगा कि कितनी योजनाएं लागू हुईं, बल्कि ये होगा कि जमीन पर उसका कितना असर दिखा, कितना बदलाव आया। ठीक है, सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन ये जो जिला प्रथम लोकतंत्र है ये असल में दिखेगा कैसा? मतलब ये काम कैसे करेगा और इसके फायदे क्या क्या होंगे? तो ये जो अप्रोच है ये गवर्नेंस में 4 बड़े सुधार लेकर आता है। पहला, ये जवाबदेही को ठोस बनाता है। दूसरा, ये सरकारी विभागों के बीच की जो दीवारें हैं उन्हें तोड़ता है। तीसरा, ये संसाधनों का ज्यादा बराबरी से बंटवारा सुनिश्चित करता है। और चौथा, ये स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधानों को ही बढ़ावा देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे मौजूदा लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और मजबूत बनाता है। सोचिए, जब जिले के विकास का सीधा असर सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर पड़ेगा तो शासन अपने आप लोगों के और करीब आएगा और जवाबदेही भी बढ़ेगी। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ सरकार या आम नागरिकों के करने से नहीं होगा। इसके लिए एक और बहुत जरूरी कड़ी की जरूरत है, और वो है समाज का प्रभावशाली वर्ग, हमारे एलिट्स। और यहीं पर देश के टॉप 10% लोगों की, मतलब हमारे राजनीतिक, कॉरपोरेट और बौद्धिक नेताओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये जिला प्रथम मॉडल उन्हें एक सीधा रास्ता दिखाता है, एक मौका देता है कि वे अपनी अच्छी नीयत को जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई में बदल सकें। और देखिए, रुचि गुप्ता का ये जो कोट है वो इस पूरी बहस का सार एक लाइन में बता देता है। वो कहती हैं, हमारे पास पहले से ही एक जिला प्रथम नौकरशाही है, अब हमें एक जिला प्रथम लोकतंत्र की आवश्यकता है। मतलब ढांचा तो है, बस उसमें लोकतांत्रिक आत्मा भरने की जरूरत है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या जिले को लोकतंत्र का असली केंद्र बनाना भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नीति निर्माताओं से लेकर आम नागरिकों तक हम सभी को मिलकर खोजना होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।